हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा सेकंड लेक्चर हम देख रहे हैं विथ रिगार्ड टू ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। जो पहला लेक्चर था वो पूरा इंट्रोडक्शन था जिसमें हमने बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डील किया था। उसमें सबसे पहले हमने समझा था कि जो रेडिएशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और उसमें भी हमने खास करके बात की थी लाइट रेडिएशंस की। तो वे जो है वे दो टाइप के प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वेव एग्जिबिट करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल भी एग्जिबिट करते हैं। वेव के जो प्रॉपर्टीज है, फॉर एग्जांपल अगर हमने लाइट रेज देखी तो उसमें इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स है दे कैन बी ओनली एक्सप्लेन्ड इफ लाइट इज कंसिडर्ड एज अ वेव। एंड पार्टिकल नेचर अगर देखें लाइट का या रेडिएशन का, तो ये कहाँ पर हमें इसेंशियल होता है लाइट को पार्टिकल मानना? तो कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, रमन इफेक्ट, इनको अगर समझना है तो हमें लाइट को पार्टिकल मानना पड़ता है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हुए हमने देखा था कि लाइट को अगर एक पार्टिकल मानते हैं तो उस पार्टिकल को हम लिखते हैं फोटोन। क्या लिखते हैं? फोटोन। फोटोन बेसिकली क्या है? ये है पैकेट ऑफ एनर्जी। पैकेट कह लीजिए या फिर बंडल कह लीजिए, तो एनर्जी का एक टाइनी बंडल होता है, टाइनी पैकेट होता है। वैसे देखा जाए तो हर एक टाइनी बंडल को बोलते हैं क्वांटा। क्या बोलते हैं? क्वांटा। एंड वन क्वांटा और वन क्वांटम इज नथिंग बट वन फोटोन। ठीक है, फोटोन की एनर्जी को हमने देखा था, जिसे सबसे पहले किसने बताया था? मैक्स प्लैंक ने। और मैक्स प्लैंक ने बोला था भैया कि ईच फोटोन हैज एनर्जी विच इज इक्वल टू एच न्यू। एच वॉज योर प्लैंक्स कांस्टेंट, एच वॉज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू वॉज फ्रीक्वेंसी। यही फ्रीक्वेंसी से बात आई थी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ये ऐसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी फोटोन की, जब वो फोटोन उस फ्रीक्वेंसी के साथ, मतलब इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के साथ जब वो इंसिडेंट होता है किसी भी मेटल के सरफेस पर, तो उस पर्टिकुलर मेटल के सरफेस की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को मैच होने के कारण वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी फोटोन देता है, और जिसके कारण इलेक्ट्रॉन क्या होता था? इमिट होता था आउट ऑफ दैट मेटल सरफेस। फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ही आगे चलकर बात करेंगे हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की। ठीक है, जो आगे आने वाला है। एनीवे, ये हुआ था फोटोन के बारे में। फिर हमने समझा था इंटेंसिटी ऑफ फोटोन। इंटेंसिटी ऑफ फोटोन क्या होते हैं? नंबर ऑफ फोटॉन्स, बेसिकली नंबर ऑफ फोटॉन्स, इसे ही कहा जाता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, वेव के केस में इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। वो रिलेशन यहाँ पर नहीं लगता। वहां पर इंटेंसिटी इन केस ऑफ वेव इट वाज लाइक एन एनर्जी, बट यहाँ पर इंटेंसिटी की बात करेंगे तो इट विल बी नंबर ऑफ फोटॉन्स दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट नाउ। यहाँ पर और एक चीज हमने समझी थी, किसी भी अगर कोई भी, मान लीजिए मेरे पास लाइट का सोर्स है और यहाँ से कुछ नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल रहे हैं। ठीक है, अब हो सकता है किसी लाइट के रेडिएशन की इंटेंसिटी कम हो, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स कम हो, लेकिन हर फोटॉन की अगर फ्रीक्वेंसी, इफ इट इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर दैट पर्टिकुलर मेटल ऑन विच दिस लाइट इज बीइंग इंसिडेंट अपॉन, तो वहां से इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई लाइट का सोर्स है, मान लीजिए ये सेकंड में लाइट का सोर्स ले रहा हूं, जहां से इंटेंसिटी तो बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स तो बहुत ज्यादा है, लेकिन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इफ दिस इज द केस, in that case even though the intensity high, but electron will not emit out of the metal ka surface. That was the thing which we need to keep in mind. Then we have learnt about positive and negative potential. Positive potential मतलब इन इमिटर प्लेट और कलेक्टर प्लेट को अगर हम देखें, कलेक्टर प्लेट को अगर मैं बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अटैच कर देता हूं तो इट बिकम्स पॉजिटिव पोटेंशियल, जिसको एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल भी बोलते हैं। और फिर हमने देखा था निगेटिव पोटेंशियल। ये कब होता है? अगर आप बैटरी का निगेटिव टर्मिनल करंट के प्लेट से, सॉरी, कलेक्टर प्लेट से अटैच कर दो तो उसे हम निगेटिव पोटेंशियल कहते हैं, और इसे ही रिटार्डिंग पोटेंशियल भी बोलते हैं। अगर निगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ाती जाए बढ़ाती जाए बढ़ाती जाए तो एट वन पॉइंट ऐसे होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन डज नॉट रीच टू कलेक्टर प्लेट एंड फोटो करंट कंप्लीटली स्टॉप्स। दैट पोटेंशियल इज नोन एज योर स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, ये भी हमने देखा था। फिर हमने एनर्जी का रिलेशन देखा था। जो फोटोन की एनर्जी होती है या फिर जो काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, उसे हम ई वी नॉट या फिर स्टॉपिंग एनर्जी के फॉर्म में कैसे लिखते थे। तो आई होप बहुत सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, क्योंकि उसके बाद ही आज का और आज के जितने भी इसके बाद लेक्चर्स आने वाले हैं वो आपको ईजिली समझ में आएंगे। अदरवाइज क्या करना पड़ेगा? फिर स्ट्रगल करना पड़ेगा, ये चीज़ कहाँ से आई, ये ऐसे क्यों होता है, वैसे क्यों होता है।
ठीक है। तो अदरवाइज देखा जाए ना तो बहुत सिंपल चैप्टर है, बस आपको आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने हैं। नाउ आज हम हमारे इस चैप्टर को एक्चुअली स्टार्ट करते हैं, जहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट की। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट को स्टडी करने के बाद उसके कुछ ऑब्जर्वेशंस भी है, उन्हें भी हम देखेंगे एंड देन वी विल मूव फर्दर। सो लेट्स स्टार्ट नाउ हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। अब ये क्यों आया है पिक्चर में, देखिए फोटो इलेक्ट्रिसिटी या फोटो इलेक्ट्रॉनिक फोटो इमिशंस जो होता है, फोटो मतलब लाइट के कारण जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, वो सबसे पहले नोटिस करने वाला जो आदमी है वही हर्ट्ज है हमारा। तो उसमें हुआ क्या था, उसने देखा था कि उसके पास ना दो ऐसे मेटल की प्लेट थी। तो मेटल की प्लेट कह लीजिए या इलेक्ट्रोड कह लीजिए, तो लाइट सेंसिटिव मटेरियल से ऐसे इलेक्ट्रोड बने थे। ये मान लीजिए फर्स्ट इलेक्ट्रोड है मेरा, और उसके एकदम बगल में उसके बाजू में कुछ डिस्टेंस पर दूसरा एक इलेक्ट्रोड लगा था। अब उसने देखा कि जब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का या पर्टिकुलर लाइट सोर्स से लाइट जब इस प्लेट पर इंसिडेंट हो रहा था, और चूंकि ये प्लेट फोटो सेंसिटिव मटेरियल से बनी थी, फोटो सेंसिटिव, ठीक है, तो जैसे ही लाइट रेज इंसिडेंट हो रहे थे इस पर्टिकुलर फोटो सेंसिटिव प्लेट पर, तो इन बिटवीन फोटो सेंसिटिव प्लेट एंड अनदर प्लेट देर वाज अ स्पार्क। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा था, स्पार्क हो रहा था, ऐसे स्पार्क ट्रेवल हो रहा था। तो फिर हर्ट्ज ने नोटिस किया कि भैया ऐसा क्या हो रहा है कि जैसे ही इस फोटो सेंसिटिव मटेरियल पर मैं लाइट इंसिडेंट कर रहा हूँ तो यहाँ पर स्पार्क जनरेट हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने समझा कि यहाँ से कुछ ना कुछ क्या हो रहे होंगे, फोटॉन्स मतलब लाइट जो है वो अपनी एनर्जी यहाँ इस पर्टिकुलर फोटो सेंसिटिव प्लेट को ट्रांसफर कर रहा होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन का जो है द मोशन इज हैपनिंग इन बिटवीन दिस फर्स्ट प्लेट एंड द सेकंड प्लेट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है एंड दैट इज सो रैपिड कि हमें वो स्पार्क के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन को उन्होंने और अच्छे से कंडक्ट करने के लिए फिर एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया, जिसे हम हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज याद रखना, whenever there is emission of electron on account of radiation of light, whenever there is emission of electron on account of radiation of light when it is incident upon a metal surface, this particular phenomena is called as photoemission, or the current flows on account of this photoemission is known as photoelectricity। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं what is photoelectricity। फोटो इलेक्ट्रिसिटी, तो फोटो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिसिटी या फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी लिखते हैं, तो आई एम राइटिंग द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस, फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट अपॉन मेटल सरफेस, ठीक है, मेटल सरफेस। अब लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी बोला है, सुटेबल फ्रीक्वेंसी मतलब द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट लाइट शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और एटलीस्ट इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलो, तो ये है बेसिक फोटो इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन। लेट्स मूव टू हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर देखिए मैंने ना अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को मैंने यहाँ पर और अच्छे से लिख कर दिया है। क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द surface of metal when light radiations of suitable frequency incident on them. The emitted electrons are called as photoelectrons. The electrons which are emitted on account of light radiation, they are photoelectrons, and current produced is known as photoelectric current। उसमें अब हम देखेंगे हर्ट्ज का जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी है उसे समझेंगे। तो हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट स्टडी में हमें कंस्ट्रक्शन और वर्किंग दो फॉर्म में समझना है। सबसे पहले देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर ये पर्टिकुलर डायग्राम समझा के दूं तो इसमें क्या होता है, हर्ट्ज ने एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब का यूज किया है। इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब मतलब द ग्लास ट्यूब विच होल्ड्स वैक्यूम, यहाँ पे उसके अंदर और कोई नहीं रहेगा, सिर्फ वैक्यूम होगा। तो इस तरीके एक ग्लास ट्यूब ली है और उस ग्लास ट्यूब के ऊपर उन्होंने क्वार्ट्ज विंडो को यूज किया है। अब क्वार्ट्ज क्या होता है, क्वार्ट्ज एक तरीके का ग्लास लाइक मटेरियल होता है, आप उसको प्योर ग्लास की तरह कंसिडर कर सकते हैं, जिसके अंदर से अल्ट्रा वायलेट लाइट रेडिएशन कैन पास। नाउ नॉर्मली जो ग्लास ट्यूब होती है या फिर कोई भी ग्लास होता है, तो
glass does not allow passage of ultraviolet light rays, and we need ultraviolet light rays to study photoelectric effect, and thus quartz window is used. Now इस quartz window के just opposite हम देखेंगे तो एक emitter plate है. emitter plate क्यों? तो ये एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल से बनी हुई प्लेट होती है, जिस पर अगर लाइट के रेज इंसिडेंट हो जाए या लाइट इंसिडेंट हो जाए तो वहां से इलेक्ट्रॉन इमिट हो सकते हैं. सेकेंडली, इस इमिटर प्लेट के जस्ट अपोजिट अगर आप देखो तो हमें एक कलेक्टर प्लेट दिखाई दे रही है, और इस कलेक्टर प्लेट और इमिटर प्लेट के बीच में हम क्या करते हैं, एक छोटी सी बैटरी अटैच करते हैं. ये जो पर्टिकुलर बैटरी है, दिस बैटरी इज अ वेरिएबल पोटेंशियल सोर्स, मतलब इस बैटरी का पोटेंशियल हम वेरी कर सकते हैं, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 9 वोल्ट, 10 वोल्ट, जैसा आप चाहो. ठीक है. अब देखो, अगर आप देख पा रहे हो तो इस इमिटर प्लेट और कलेक्टर प्लेट के बीच में जो बैटरी लगी है, उस बैटरी से पहले यहां पर एक कम्यूटेटर सर्किट लगा है. कम्यूटेटर सर्किट का काम क्या करता है? कम्यूटेटर सर्किट का काम यह होता है कि अगर मैं इमिटर प्लेट को मान लीजिए निगेटिव पोटेंशियल देना चाहता हूं और कलेक्टर प्लेट को पॉजिटिव पोटेंशियल देना चाहता हूं, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल या एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल. तो ये करने के लिए इमिटर प्लेट, ये जो पर्टिकुलर इमिटर प्लेट है, इसे मैं निगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करूंगा. किसके? बैटरी के. और जो कलेक्टर प्लेट है उसे हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे. तो जब पॉजिटिव पोटेंशियल अटैच करना है तो कंप्यूटर सर्किट में स्विच ऑन या ऑफ की स्विच को ऑपरेट किया जाएगा. और जब मुझे निगेटिव पोटेंशियल देना है, निगेटिव पोटेंशियल मतलब कलेक्टर प्लेट निगेटिव हो जाएगा और इमिटर प्लेट पॉजिटिव हो जाएगा, तो फिर से कंप्यूटर में जो स्विच होगा उसे हम ऑपरेट करेंगे. तो जस्ट बाय स्विचिंग द कम्यूटेटर वी कैन एक्सचेंज द टर्मिनल पोजीशन. मतलब पहले जो इमिटर प्लेट का टर्मिनल अगर पहले मान लीजिए पॉजिटिव के साथ अटैच है, तो बाद में वो निगेटिव के साथ अटैच हो सकता है. उसी तरीके से कलेक्टर. तो यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल या निगेटिव पोटेंशियल को अप्लाई करते रहने के लिए हम कम्यूटेटर सर्किट यूज करते हैं. अगर आप इस वेरिएबल पोटेंशियल सोर्स को देखो तो उसके ऊपर क्या रखा है, एक रेजिस्टर रखा है, और रेजिस्टर को ना पैरेलल में अटैच किया है पावर सोर्स के साथ. ऐसे क्यों? देखो, यहां से पर्टिकुलरली जो भी करंट जाएगा, मान लीजिए सर्किट में जा रहा है, बैटरी से निकलने वाला करंट है 5 एम्पियर. मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ. देखिए, बैटरी से जो करंट जा रहा है वो है 5 एम्पियर. अब 5 एम्पियर जो करंट जाएगा वो एक तरफ रेजिस्टेंस की ओर बढ़ेगा और दूसरा इमिटर प्लेट की ओर बढ़ेगा या फिर कलेक्टर प्लेट की ओर बढ़ेगा. तो जो 5 एम्पियर है वो डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट में. तो मैं इसको जस्ट फॉर एग्जांपल लिखता हूं 3 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर. तो 2 एम्पियर रेजिस्टर की तरफ जा रहा है, 3 एम्पियर मान लीजिए कलेक्टर प्लेट की तरफ जा रहा है. अब मुझे अगर सर्किट में करंट कंट्रोल करना है विदाउट changing the potential, so what I will be doing is I will be simply changing the resistance of this circuit by using a rheostat. तो ये एक तरीके से क्या हुआ है, rheostat हुआ है. तो जैसे ही सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस की तरफ जाने वाला करंट भी चेंज होगा, क्योंकि वोल्टेज तो सेम ही है ना. ये इस तरीके से देखिए, मैं समझाने की कोशिश करता हूं. देखो, ये अगर मेरा रेजिस्टर है और ये है बैटरी, ठीक है, और यहाँ के ऊपर से फिर हमारा दूसरा इमिटर और कलेक्टर प्लेट वाला सर्किट है, मान के चलते. अब देखो, बैटरी को मैंने 5 वोल्ट पोटेंशियल पे रख दिया. तो हम जानते हैं पैरेलल सर्किट में होता है, यहाँ जितना पोटेंशियल होगा उतना ही यहाँ होगा. ठीक है. तो यहाँ मतलब मैं रेजिस्टर को R लिख लेता हूँ. अब 5 वोल्ट के बैटरी से कुछ करंट निकला है, मान लीजिए जस्ट फॉर आवर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई एम राइटिंग, लेट्स से दिस इज 4 एम्पियर का करंट है. कितने एम्पियर का करंट है? 4 एम्पियर. यहां से निकला है वो 4 एम्पियर. नाउ अब ये जो 4 एम्पियर का करंट निकला है वो दो हिस्सों में बटेगा. एक करंट जो रेजिस्टर के अक्रॉस फ्लो होगा और एक करंट मान लीजिए मैं इमिटर प्लेट की ओर लेके जा रहा हूं उसको. यहां पर हमारा इमिटर प्लेट था. तो 4 एम्पियर विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, करंट अक्रॉस रेजिस्टर एंड करंट अक्रॉस इमिटर. अब करंट अक्रॉस रेजिस्टर कितना होना चाहिए, ताकि ये जो V है, V शुड बी इक्वल टू I इंटू आर, करंट अक्रॉस रेजिस्टर मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ दैट रेजिस्टर. नाउ इफ रेजिस्टर का वैल्यू, मान लीजिए करंट का वैल्यू मैं फिलहाल लिखता हूं 2 एम्पियर. तो 2 एम्पियर जा रहा है रेजिस्टर की ओर और 2 एम्पियर जा रहा है इमिटर की ओर. अगर करंट का वैल्यू 2 एम्पियर है तो रेजिस्टर को कितना होना पड़ेगा, 5 वोल्ट का मुझे बनाना है. वोल्टेज कितना है, 5 वोल्ट. तो 5 वोल्ट को बनाने के लिए 2.5 ओहम का रेजिस्टर होगा. अब ये अगर 2 एम्पियर का करंट टूवर्ड्स रेजिस्टर जा रहा है तो बचा हुआ 2 इमिटर की तरफ जा रहा था.
अब मान लीजिए मुझे इमीटर पर जाने वाला करंट को बनाना है 1 एम्पियर। कितना बनाना है? 1 एम्पियर। तो इसे 1 एम्पियर बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, ये जो रेजिस्टर है इसके वैल्यू को चेंज कर सकता हूं। कैसे चेंज करूंगा? तो रेजिस्टर के वैल्यू को इस तरीके से चेंज किया जाएगा ताकि ताकि रेजिस्टर और रेजिस्टर के अक्रॉस बहने वाले करंट का प्रोडक्ट आ जाए 5 वोल्ट, प्रोडक्ट आ जाए 5 वोल्ट। देखो मैं क्या कर रहा हूं, रेजिस्टर 5 वोल्ट मुझे, सॉरी, 5 वोल्ट मुझे क्या चाहिए? पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर चाहिए। और और वहां पर करंट कितना पड़ेगा, करना पड़ेगा ताकि ऊपर जाने वाला जो करंट है वो 1 एम्पियर हो, मतलब इमीटर की तरफ जाने वाला करंट अगर 1 एम्पियर होना चाहिए, तो यहाँ रेजिस्टर के अक्रॉस जाने वाला करंट कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 3 एम्पियर। कितना होना चाहिए? 3 एम्पियर। तो रख लो। सो रेजिस्टर के अक्रॉस नया करंट है 3 एम्पियर। और 3 एम्पियर करंट के लिए रेजिस्टर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो रेजिस्टर की वैल्यू हो जाएगी 5/3 ओहम। 5/3 ओहम। ठीक है। तो न्यू वैल्यू इज 5/3 ओहम। रेजिस्टर की न्यू वैल्यू इज 5/3। मतलब सर्किट में अगर इमीटर में जाने वाले या कलेक्टर में जाने वाले जो करंट है उनको कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पर जो हमें रेजिस्टर दिया है, ये रेजिस्टर, तो इस रेजिस्टर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में? हम्म? इस रेजिस्टर का यूज कर सकते हैं। तो जस्ट बाय वेरिंग द रेजिस्टर विदाउट चेंजिंग पोटेंशियल वी कैन वेरी द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द सर्किट। अब हम क्या करेंगे, ये जो पर्टिकुलर इमीटर प्लेट और कलेक्टर प्लेट है इनके बीच में एक मिली एमीटर लगा सकते हैं सो दैट करंट कैन बी मेजर्ड अप। अब हो गया ये हमारा कंस्ट्रक्शन। देन लेट्स से वर्किंग। वर्किंग क्या होता है? सो यहां पर वर्किंग में समझते हैं, एज सुन एज as soon as soon as current the light radiation starts flowing in and incident upon the emitter plate, if the radiation has frequency or light के photon has frequency greater than threshold frequency, the electron will get emit out of the emitter। अब ये क्यों होगा? क्योंकि जैसे ही फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वर्क फंक्शन मीट हो जाएगा मेटल प्लेट के लिए, और वर्क फंक्शन के बाद एनर्जी जितनी भी रहेगी इलेक्ट्रॉन के पास, उस एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहाँ से बाहर निकलेंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे वो हर दिशा में जाना चाहेंगे, लेकिन हमने क्या किया है, कलेक्टर प्लेट पर पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किया है। कलेक्टर प्लेट पर पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई होने के कारण कलेक्टर प्लेट विल ट्राई टू अट्रैक्ट दिस इलेक्ट्रॉन, एंड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इधर उधर ना जाते हुए दे विल मूव टुवर्ड्स कलेक्टर प्लेट। बिकॉज ऑफ पॉजिटिव पोटेंशियल एट कलेक्टर प्लेट इलेक्ट्रॉन विल गेट अट्रैक्टेड, एंड बिकॉज ऑफ दैट अट्रैक्शन द इलेक्ट्रॉन विल मूव फास्ट टुवर्ड्स कलेक्टर प्लेट। और इस तरीके से कलेक्टर प्लेट से लेते हुए इमीटर प्लेट तक क्या होगा, करंट फ्लो हो जाएगा इन केस ऑफ पॉजिटिव पोटेंशियल। ठीक है। अगर मान लीजिए मैं कलेक्टर प्लेट को निगेटिव पोटेंशियल पे रखता हूं, तो जो इलेक्ट्रॉन फास्ट मूव हो रहे थे टुवर्ड्स कलेक्टर प्लेट, नाउ दे विल फील रिपल्शन एंड बिकॉज ऑफ दैट करंट विल स्टॉप। ओके। अगर मान लीजिए मैं इलेक्ट्रॉन को बहुत स्पीड से एक्सेलरेट करना चाहता हूं, तो उस समय मैं क्या कर सकता हूं, पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा सकता हूं। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन को चाहता हूं कि दे शुड गेट स्टॉप, तो मुझे निगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते रहना पड़ेगा। एक वैल्यू आती है निगेटिव पोटेंशियल की, जब वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो देन नो इलेक्ट्रॉन रीचेस टू कलेक्टर प्लेट, एंड इन दैट केस वी से भैया कि वो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ठीक है। सो आई होप कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। अब एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है वो क्या क्या किए थे हर्ट्ज ने, उन्हें देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो उसका एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, इट डील्स विद इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। किसकी फ्रीक्वेंसी? इंसिडेंट जो लाइट रेडिएशन है उसके फोटोन की फ्रीक्वेंसी की हम बात कर रहे हैं। अब देखो यहां पर समझने के लिए मैं फिर से डायग्राम को स्कीमेटिकली ड्रॉ कर रहा हूं। बेसिक डायग्राम है हमारी। दिस इज माई इमीटर प्लेट। ओके, दिस इज इमीटर प्लेट एंड लेट से दिस इज अवर कलेक्टर प्लेट। अब इमीटर प्लेट और कलेक्टर प्लेट के बीच में कौन इंसिडेंट हो रहे हैं हमारे? ये फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं। तो ये ऐसे मान लीजिए सोर्स से फोटोन आ रहे थे यहां से। ठीक है। अब इस फोटोन की अगर इंटेंसिटी को आप फिक्स कर दो, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, आराम से समझने की कोशिश कीजिए। जब भी हम बात करेंगे इंटेंसिटी की, इंटेंसिटी मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है।
अब अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स को आप बढ़ाओगे तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, नंबर ऑफ फोटॉन्स को कम करोगे तो इंटेंसिटी कम होगी। तो हो सकता है कभी आप लाइट की जो इंटेंसिटी है, आई एम ड्राइंग अ सिंपल टेबल हियर, इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी अगर आप लो रख रहे हो इसका मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स कम है, देन इंटेंसिटी कैन ऑल्सो बी इंक्रीज, मतलब उसको हाई रख सकते हो। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। सो एक समय मैंने इंटेंसिटी लो रखी है और दूसरे समय मैंने इंटेंसिटी हाई रखी है लाइट की। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी को हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ द फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को मैं लिख रहा हूं न्यू। इफ सपोज इंटेंसिटी लो है बट फ्रीक्वेंसी इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फिर सेकंड कैटेगरी में यहां पर और एक कर लेता हूं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो लो रख रहा हूं, सॉरी इंटेंसिटी जो है वो लो रख रहा हूं, और जो फ्रीक्वेंसी है इट इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फिर इंटेंसिटी हाई रख रहा हूं बट द फ्रीक्वेंसी इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और सेकंडली हाई इंटेंसिटी के लिए देखेंगे फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो उससे जो इफेक्ट निकल कर आएगा इलेक्ट्रिक करंट पर वो क्या होगा उसे समझते हैं। ठीक है, सो हियर आई एम राइटिंग इफेक्ट ऑन करंट, करंट पर क्या इसका इफेक्ट होगा। ठीक है, तो चलो हमारा स्टार्ट हुआ है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी से। तो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम रिलेट करने वाले हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ। तो मान लीजिए लो इंटेंसिटी की लाइट में यहां पर इंसिडेंट कर रहा हूं, लो इंटेंसिटी मतलब लेस फोटोन वाली लाइट, तो लेस नंबर ऑफ फोटोन विल गेट इंसिडेंट अपॉन दिस पर्टिकुलर इमीटर का प्लेट। अब इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट फोटॉन्स इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो वी नो कि भैया वर्क फंक्शन मीट नहीं होगा, और वर्क फंक्शन मीट नहीं होगा तो क्या इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, क्या नहीं आएंगे, इलेक्ट्रॉन सरफेस पर नहीं आएंगे। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इफ द फ्रीक्वेंसी इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और लाइट का रेडिएशन जो है उसकी इंटेंसिटी भी कम है, तो नो करंट वी विल बी ऑब्जर्विंग, नो करंट, वहां पर हमें कोई करंट नहीं मिलता है। सेकेंडली, अगर मान लीजिए इंटेंसिटी लो ही रखी है, मतलब पहले जितने कम नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे थे उतने ही कम नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे हैं, लेकिन अब जो फोटॉन्स हम इंसिडेंट करवाने वाले हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है इट इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एंड इन दैट केस वी नो कि फोटोन की अगर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो ऑब्वियसली वर्क फंक्शन मीट होगा, एंड बिकॉज ऑफ मीटिंग द वर्क फंक्शन द इलेक्ट्रॉन विल डेफिनेटली come out of the surface, and as soon as electron comes out the flow of electron takes place, that means we will be seeing current into the circuit। तो यहां पर हमें करंट देखने को मिलेगा, there will be presence of current, so I am writing here, so current will be observed। now थर्ड हम क्या कर लेते हैं, now increases the नंबर ऑफ फोटॉन्स। अब यहां पर मैं ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट करवा रहा हूं, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। सो लेट्स ड्रॉ large number of photons, and even though the intensity is increased, let us keep the frequency low। so if the frequency of photon is decreased even though intensity is increased, large number of photons are being incident upon the emitter plate, but still the frequency is low, and in that case no current will observed, नो करंट। ऐसे क्यों, क्योंकि भैया जब वर्क फंक्शन मीट ही नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन इमिट ही नहीं होंगे, व्हेन देयर इज नो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नो फोटो करंट। नाउ लेट्स से increase, we have increased the intensity of light, that means number of photons incidenting upon the emitter plate has increased, and simultaneously we are keeping the frequency of that photons higher than the threshold frequency, and in that case current will be observed, सर्किट में हमें क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप की ओर अगर हम जाए तो यहां हम देख पा रहे हैं, यहां हम देख सकते हैं कि as soon as photon incident upon emitter plate, if those photons irrespective of higher intensity or lower intensity, if those photons has frequency greater than frequency greater than threshold frequency, in that case electron will emit out of the emitter plate, and they will flow across emitter and collector plate, thus current will be observed in the circuit। अब यहां समझने वाली और एक बात है जिसको मैं ग्राफिकल वे में यहां ड्रॉ कर रहा हूं, प्लीज कीप अटेंशन। यहां पर अगर मैं इस तरीके से ग्राफ प्लॉट करता हूं, तो ग्राफ में प्लॉट कर रहा हूं इन बिटवीन करंट आई एंड आपका जो फ्रीक्वेंसी है, दिस इज फ्रीक्वेंसी
न्यू। तो हम समझते हैं कि स्टार्टिंग में जब फ्रीक्वेंसी जीरो है, मतलब इफ देर इज नो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट या फिर फोटोन की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगी, देर विल नॉट बी एनी करंट। फिर हम फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, स्टिल देर इज नो करंट। बट एज सुन एज फ्रीक्वेंसी बिकम्स इक्वल टू threshold frequency, then at threshold frequency only the current will starts to come into the picture because emission of electron will takes place। एंड सडनली फिर जैसे जैसे आप इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाओगे, द धीरे 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 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउट ऑफ द इमिटर प्लेट विल ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड देन करंट स्टार्ट्स टू फ्लो इन। तो जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितनी अगर फ्रीक्वेंसी आ गई तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो गया, एंड एज सुन एज इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा देयर विल बी अ फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। ठीक है, तो सर्टन मैग्नीट्यूड का जो है वो करंट यहाँ पर फ्लो हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और ये जो करंट है, तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू को रीच करने के दौरान हमने क्या किया है, एक छोटा सा टाइम लैग दिखाया है। इसका मतलब होता है कि जैसे ही फोटोन इंसिडेंट होंगे, एक्चुअली देखा जाए तो हमें देखने के लिए इंस्टेंटेनियस प्रोसेस लगती है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ यहाँ देखिए, जैसे ही फोटोन इंसिडेंट होंगे ना, इंस्टेंटली इलेक्ट्रॉन इमिट होना स्टार्ट होते हैं। लेकिन ये जो इंस्टेंस है वो कितना होता है, तो इट इज 10⁻⁻⁹ सेकंड का होता है। मतलब 1 नैनो सेकंड में इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाते हैं। तो देर इज अ वेरी वेरी स्मॉल टाइम लैग इन बिटवीन इंसिडेंस ऑफ फोटोन एंड द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट दैट टाइम लैग इज सो स्लो, या फिर कह सॉरी, बट दैट टाइम लैग इज वेरी वेरी स्मॉल, एंड because of that we say that the emission of photoelectron is an instantaneous process। the emission of photoelectron is an instantaneous प्रोसेस। ठीक है, तो यही हमारा सेकंड ऑब्जर्वेशन भी है। द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद जो सेकंड ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि इलेक्ट्रॉन इमिट्स एज सुन एज फोटोन इंसिडेंट अपॉन द इमिटर प्लेट, and thus we consider that photo emission is an instantaneous process। Now even though it is an instantaneous process, but there is a very very tiny time lag, and that time lag is quite equal to 10⁻⁻⁹ second, that is 1 nanosecond, and this 1 nanosecond is a very small time lag, thus we call this process as an instantaneous process। now let's see next observation। अब हमें जो सेकंड ऑब्जर्वेशन है वो किसके रिगार्डिंग चेक करना है, इंटेंसिटी के रिगार्डिंग चेक करना है। इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंटिंग अपॉन द इमिटर प्लेट। अब यहाँ पर देखिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा पहले स्कीमेटिक ड्रॉ कर लेता हूँ। ये है हमारी इमिटर प्लेट एंड लेट्स से दिस इज अवर कलेक्टर प्लेट। ठीक है, अब इमिटर प्लेट पे जो भी फोटोन इंसिडेंट होंगे, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स विल बी माई इंटेंसिटी। इफ नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंटिंग अपॉन द इमिटर प्लेट इंक्रीजिंग, इंटेंसिटी इज गेटिंग टू बी इंक्रीज। अब देखो सबसे पहले ये जो ऑब्जर्वेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं वहां पर हम प्रिलिमिनरी कंडीशन कंसिडर करेंगे। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंटिंग फोटोन, दैट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ऐसा हम मान के चल रहे हैं कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी इट इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फॉर दैट मैटर इफ सपोज पहले केस में, जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, लेट्स से आई एम 100 फोटॉन्स जो है 100 फोटॉन्स को मैं इंसिडेंट करवाने वाला हूं। सो फॉर दैट मैटर अगर 100 फोटॉन इंसिडेंट होते हैं तो यहां से फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे, वो भी 100 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, और दिस 100 इलेक्ट्रॉन्स दे विल मूव फ्रॉम इमिटर प्लेट टू कलेक्टर प्लेट। इमिटर प्लेट से कलेक्टर प्लेट की तरफ जब जाएंगे तो कलेक्टर प्लेट से होते हुए इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड्स इमिटर प्लेट, एंड वी विल से भैया कि इस सर्किट में क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि the frequency of photon is greater than threshold frequency for those 100 number of photons। अब 100 नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए जो करंट की वैल्यू होगी वो एक फिक्स वैल्यू होगी। फिर मैं क्या कर रहा हूं, कीपिंग द फ्रीक्वेंसी सेम। अब फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज कर रहा हूं, सेकंड टाइम में मैं फोटॉन्स की संख्या बढ़ा रहा हूं। अब मान लीजिए 200 फोटॉन्स कर दिए हैं मैंने। ठीक है, 200 फोटॉन्स के साथ क्या हो जाएगा, इफ नंबर ऑफ फोटॉन्स आर इंक्रीज इट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड ऑल्सो इंक्रीज। तो यहां से ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। पहले 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे बिकॉज ऑफ 100 फोटॉन्स, नाउ देयर विल बी 200 इलेक्ट्रॉन्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल फ्लो अक्रॉस कलेक्टर प्लेट एंड इमिटर प्लेट, दस वैल्यू ऑफ करंट विल ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो पहले केस में मान लीजिए I1 फ्लो हो रहा था करंट, तो सेकंड केस में जो होगा वो I2 होगा विच इज ग्रेटर देन I1। फिर मैं क्या करता हूं, इंटेंसिटी
को बढ़ा रहा हूँ, कीपिंग द फ्रीक्वेंसी सेम, आई एम नॉट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी हियर। अगेन लेट्स से 300 फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं, तो 300 फोटॉन्स के कारण जो नया करंट आएगा वो होगा I3, बिकॉज ऑफ 300 photons now number of electrons will also be 300 and large number of electron constitute large amount of current। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि भैया अब जो I3 इंक्रीज हो, I3 करंट है दैट विल बी ग्रेटर देन I2, दैट विल बी ग्रेटर देन I1। सो यहाँ पर अगर मैं ग्राफ निकालना चाहूँ in between intensity of light एंड करंट के बीच में, तो फॉर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एज सुन एज इंटेंसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो से बढ़ के जैसी जैसी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी ऑटोमेटिकली करंट की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। सो देर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड इंटेंसिटी में लीनियर रिलेशनशिप है, और हम कह सकते हैं कि दे हैव डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी इन बिटवीन देम। ओके, बट ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है ये वैलिड कब है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज ग्रेटर देन योर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी को हमने देख लिया है, अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल क्या आता है। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये जो मेरी इमीटर प्लेट थी, दिस इज लेट्स से इमीटर प्लेट, दिस इज लेट्स से कलेक्टर प्लेट, और इमीटर प्लेट को और कलेक्टर प्लेट को हमने किसी स्मॉल बैटरी के साथ अटैच किया है। ठीक है, ये मान लीजिए स्मॉल बैटरी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे। पॉजिटिव पोटेंशियल मतलब कलेक्टर प्लेट विल बी पॉजिटिव एंड इमीटर प्लेट विल बी निगेटिव। चलेगा। अब पहला ऑब्जर्वेशन हमें देखना है, कीपिंग इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड, मतलब आई एम कीपिंग, लेट्स से पहले केस में अगर 100 फोटॉन्स आ रहे हैं तो मेरी इंटेंसिटी फिक्स हो गई। इंटेंसिटी तो एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूं, मान लीजिए 100 फोटॉन्स। ओके, और जो फ्रीक्वेंसी है, दैट फ्रीक्वेंसी विल बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। चलेगा। अब देखते हैं क्या होता है। जैसे ही अब यहां पर क्या हो जाएंगे, फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे ना इमीटर प्लेट पे, ध्यान से देखना इस ऑब्जर्वेशन को। जैसे ही फोटॉन इंसिडेंट होंगे इमीटर प्लेट पे, एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इट मीन्स नाउ द इलेक्ट्रॉन विल इमिट। तो ब्लैक कलर से मान लीजिए मैं इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा हूं, सो इलेक्ट्रॉन विल इमिट, बट दिस इलेक्ट्रॉन विल नॉट डायरेक्टली बी मूविंग टुवर्ड्स कलेक्टर प्लेट, वो तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स है जो साउथ ईस्ट या फिर साउथ वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, या फिर नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, कहीं पे भी वो जा सकते हैं वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरी कलेक्टर प्लेट है इस पर पॉजिटिव टर्मिनल, इस कलेक्टर प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से अटैच किया है, तो कलेक्टर प्लेट पर कौन से चार्ज रहेंगे, कलेक्टर प्लेट पर रहेंगे पॉजिटिव चार्ज। अब होता क्या है, धीरे धीरे अगर मैं इस कलेक्टर प्लेट के पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करते जाऊं तो लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस विल स्टार्ट गेटिंग डिपॉजिटेड ऑन द कलेक्टर प्लेट। ड्यू टू दिस चार्जेस, जो ग्रेजुअल डिपोजिशन होते रहेगा ना चार्जेस का, पॉजिटिव चार्जेस का, इसके कारण जो इलेक्ट्रॉन्स अब किसी भी रैंडम डायरेक्शन में जाने वाले थे, दे विल बी फीलिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स कलेक्टर प्लेट। तो धीरे धीरे जैसे जैसे पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ेगा वैसे वैसे लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कलेक्टर प्लेट। अगर मान लीजिए 1 वोल्ट का मैंने पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किया है और मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं टुवर्ड्स कलेक्टर प्लेट, आउट ऑफ लेट से 100 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों ऐसे लिखा है 100 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने अपनी इंटेंसिटी कितनी कंसीडर की है, 100 फोटॉन्स की, तो 100 फोटॉन्स के लिए 100 इलेक्ट्रॉन्स, और जब 100 इलेक्ट्रॉन्स में से 4 इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट की तरफ जा रहे होंगे तो कम करंट होगा सर्किट में। फिर मैं पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहा हूं 1 वोल्ट से लेकर लेट से 2 वोल्ट तक। अब क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन से बढ़ करके हो सकते हैं 40 या 50 इलेक्ट्रॉन अब कहाँ आ जाएंगे, टूवर्ड्स कलेक्टर प्लेट आएंगे। क्यों आएंगे, बिकॉज द positive charges upon collector plate goes on increasing, that will directly influence the direction of electron, वो अट्रैक्ट करने लगेंगे इलेक्ट्रॉन को। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर जाना चाह रहे थे अब वो इलेक्ट्रॉन दे विल बी moving towards your collector plate, they will be changing their direction, okay, towards collector plate. So धीरे धीरे number of electrons reaching the collector plate would also increase. Now suppose अगर मैंने इसको पोटेंशियल बढ़ा के 4 वोल्ट कर लिया, कितना कर लिया, 4 वोल्ट कर लिया, तो अब क्या होगा, जैसे ही मैं 4 वोल्ट करूंगा ना तो 4 वोल्ट करते बराबर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आ जाएंगे टुवर्ड्स कलेक्टर प्लेट। और अब मान लीजिए टोटल हंड्रेड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हैव रीच्ड,
मतलब पहले अगर 4, 6, 8 ऐसे करते करते 100 इलेक्ट्रॉन ही पॉसिबल थे बिकॉज ऑफ द फिक्स्ड इंटेंसिटी ऑफ लाइट. सो नाउ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स हैव रीच टू योर कलेक्टर प्लेट और सर्किट में जो भी मैक्सिमम करंट फ्लो हो सकता था वो हो गया. तो करंट ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है. करंट क्या हो रहा है? ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है. तो बात को हम फिर से थोड़ा एक नटशेल में रिवाइज करते हैं. मान लीजिए सर्किट में मैं बैटरी नहीं लगा रहा हूं, क्या होगा? सर्किट में बैटरी नहीं लगाया है, फिर भी लाइट के इंसिडेंस होने के कारण इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं. इलेक्ट्रॉन जब इमिट होंगे तो उन पर ऐसा कोई कंपल्शन तो है नहीं कि उन्हें कलेक्टर प्लेट की तरफ जाना है. तो हो सकता है एक या दो इलेक्ट्रॉन चले गए, बाकी सारे रैंडम डायरेक्शन में मूव हो गए. फिर मैं क्या करता हूं, अगर एक या दो ही इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट के पास आ रहे हैं तो देर इज अ वेरी वेरी फीबल करंट, बहुत ही कम करंट है. फिर मुझे करंट की संख्या, करंट का जो मैग्नीट्यूड है सर्किट में वो बढ़ाना है. करंट का मैग्नीट्यूड मैं कैसे बढ़ाऊंगा? सो आई एम अटैचिंग अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू माई कलेक्टर प्लेट. what will happen because of the पॉजिटिव टर्मिनल एट कलेक्टर प्लेट, पॉजिटिव चार्जेस जो है वो कलेक्टर प्लेट पर आना चालू हो जाएंगे बैटरी से. ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन विल फील अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स कलेक्टर प्लेट, जिसके कारण अब धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की संख्या टुवर्ड्स कलेक्टर प्लेट बढ़ती जाएगी. जैसे जैसे मैं पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाऊंगा, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन इमिटेड, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल गेट मूविंग टुवर्ड्स कलेक्टर प्लेट. There will be an instance when, let's say, positive potential has increased up to a certain limit where all the electrons which were emitted out of the emitter plate, they have been reaching or they have been moving towards collector plate. So if all the electrons are moving towards collector plate, the value of current would be maximum. तो अगर मैं यहाँ पर एक ग्राफ निकाल लूँ in between करंट एंड अप्लाइड पोटेंशियल. सो लेट्स से वाई एक्सिस पर मैं करंट ड्रॉ कर रहा हूं और एक्स एक्सिस पर मैं पोटेंशियल ड्रॉ कर रहा हूं. ठीक है. सो अगर मैं देखूं, दिस इज लेट्स से पोटेंशियल अप्लाइड, तो यहां पर क्या होगा? जब जब सर्किट में कोई बैटरी नहीं लगी है, फिर भी कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 or 2 इलेक्ट्रॉन्स, एज वी सेड इन आवर एग्जांपल, दे विल बी इमिटिंग आउट एंड रीचिंग टू collector plate. Thus there will be some current in the circuit. Even though potential is zero, there will be some current in the circuit, but current is very very feeble. वो बहुत कमजोर है, वो बहुत weak current है. Then I am increasing the वैल्यू ऑफ पॉजिटिव पोटेंशियल. तो जैसे जैसे पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रीचिंग टू द कलेक्टर प्लेट वुड ऑल्सो इंक्रीज एंड दस करंट की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जाएगी. ठीक है. कहां तक बढ़ेगी? तो जब तक टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीच नहीं हो जाते. और जैसे ही टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रीच हो जाएंगे तो यहां पर हमें एक सैचुरेशन स्टेट देखने को मिलती है करंट की. मतलब उसके बाद आप चाहे जितना पोटेंशियल करो लेकिन करंट की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, बिकॉज current is a flow of electron and as the intensity is फिक्स्ड इंटेंसिटी के कारण नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है वो भी फिक्स है. और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर फिक्स हो गया तो हमारे करंट का मैग्नीट्यूड भी फिक्स हो जाएगा. सो आप एक हद तक पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा सकते हो ताकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर प्लेट की तरफ मूव होना स्टार्ट कर दे. एक समय ऐसा आता है जब आप करंट मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल कितना भी बढ़ाओगे तो भी करंट की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, और इसको कहते हैं मैक्सिमम करंट फॉर दैट इंटेंसिटी, एंड दैट करंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सैचुरेशन करंट. उसे हम क्या बोलते हैं? सैचुरेशन करंट. सैचुरेशन करंट. ठीक है. एक समय था जीरो पोटेंशियल पे वेरी वीक करंट, पोटेंशियल बढ़ता रहा, करंट की वैल्यू भी बढ़ती रही, बट आफ्टर अ सर्टन पोटेंशियल current does not goes on increasing as the intensity is fixed and current is known as saturation current. Okay. अब देखो हम क्या करते हैं, हम पोटेंशियल को रिवर्स कर देते हैं. समझते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं. दिस इज इमिटर प्लेट, दिस इज माय कलेक्टर प्लेट, और हम बैटरी को अटैच कर रहे हैं. तो पहले केस में मैंने पॉजिटिव टर्मिनल अटैच किया था कलेक्टर प्लेट के साथ और इमिटर प्लेट के साथ नेगेटिव. अब मैं उल्टा करने जा रहा हूं. अब मैं क्या करूंगा, इमिटर प्लेट को जो है उसे पॉजिटिव कर रहा हूं और कलेक्टर प्लेट को निगेटिव कर रहा हूं. तो ये कौन सा पोटेंशियल है? दिस इज कॉल्ड एज रिटार्डिंग पोटेंशियल और निगेटिव पोटेंशियल. अब देखिए, अगर मैं निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई नहीं करता हूं, मतलब कोई भी पोटेंशियल अगर बैटरी के जरिए सर्किट में अटैच नहीं करता हूं, स्टिल देयर इज सम करंट इन द सर्किट. ठीक है. ये तो जाहिर सी बात है. इस तरीके से मैं
इसको काफ़ी बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए। अगर सर्किट में कोई बैटरी नहीं है फिर भी सर्टन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे आर एक्चुअली मूविंग एज द लाइट इज इंसिडेंट अपॉन द इमिटर प्लेट। उनमें से कुछ तो इलेक्ट्रॉन होंगे जो कलेक्टर प्लेट तक जाएंगे क्योंकि उनकी डायरेक्शन ही उनका जो ओरिएंटेशन है इट इज टुवर्ड्स कलेक्टर प्लेट, बाकी के इधर उधर जा रहे हैं। ठीक है, फिर पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करते गया, करंट की वैल्यू बढ़ती गई। अब हम क्या करेंगे, अब निगेटिव टर्मिनल अटैच करेंगे कलेक्टर प्लेट को। तो कलेक्टर प्लेट को निगेटिव, इमिटर प्लेट को पॉजिटिव। क्या होगा, कलेक्टर प्लेट पे आएगा निगेटिव चार्ज और इमिटर प्लेट पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन इमिटर प्लेट से निकल रहे थे बाहर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है निगेटिव चार्ज, दे विल बी फीलिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इमिटर प्लेट बिकॉज इमिटर प्लेट हैज पॉजिटिव पोटेंशियल। और जो कलेक्टर प्लेट है वो निगेटिव पोटेंशियल पर है तो वो रिपेल करेगा ना इलेक्ट्रॉन को ऑब्वियसली। और इस कारण क्या होगा, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स जो पहले रीच हो रहे थे कलेक्टर प्लेट की तरफ अब वो कम कम होते जाएंगे। ठीक है, अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे जिनकी एनर्जी लेवल ज्यादा थी तो वो फिर भी कलेक्टर प्लेट की तरफ जाएंगे इन स्पाइट ऑफ इट्स रिपल्शन। ये कुछ ऐसा है कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन के पास 4 मैग्नीट्यूड का एनर्जी है और कलेक्टर प्लेट जो है वो 2 मैग्नीट्यूड के साथ इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना चाहता है, लेकिन 4 मैग्नीट्यूड इज क्वाइट ग्रेटर देन 2, सो फिर भी कुछ इलेक्ट्रॉन जिनका मैग्नीट्यूड ज्यादा है दे विल स्टिल रीच टू कलेक्टर प्लेट एंड रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन दे विल रिमेन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द इमिटर प्लेट। फिर मैं निगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू और बढ़ाते जाऊंगा, तो इतना बढ़ाते जाऊंगा कि एक समय आएगा व्हेन दिस कलेक्टर प्लेट will repel all the amount of electrons that is being reaching towards the कलेक्टर प्लेट। जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रीच होना रुक जाएंगे कलेक्टर प्लेट पर तब हम कहेंगे कि भैया करंट की वैल्यू क्या हो चुकी है, सर्किट में 0 हो चुकी है। तो यहां पर समझते हैं, मान लीजिए सबसे पहले मैंने निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया है 1 वोल्ट का, तो वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स आर रीचिंग टू कलेक्टर प्लेट। फिर मैंने 2 वोल्ट का निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया तो अब और कम हो गए। मान लीजिए पहले 1 वोल्ट पर अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स रीच हो रहे थे तो 2 वोल्ट पे 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रीच हो रहे हैं। फिर मैं कर रहा हूं 3 वोल्ट पे मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन रीच हो रहा है। और अगर मैं 4 वोल्ट कर देता हूं निगेटिव पोटेंशियल देन नो इलेक्ट्रॉन रीचेस टू कलेक्टर प्लेट एंड करंट परफेक्टली स्टॉप्स। करंट बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा, फोटो करंट बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा। अब 4 वोल्ट के बाद चाहे 5 वोल्ट करूं, चाहे 6 वोल्ट करूं, चाहे 7 वोल्ट करूं, कोई मतलब नहीं है, 4 वोल्ट पे ही करंट कंप्लीटली स्टॉप हो चुका है। तो ये जो हमारा 4 वोल्ट का निगेटिव पोटेंशियल है वेयर कंप्लीट करंट इज स्टॉप्ड, दिस इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, याद रहेगा। यहां देखिए इस ग्राफ की तरफ, इस ग्राफ की तरफ अब मैं क्या कर रहा हूं, निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर रहा हूं एंड निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते करते एक वैल्यू है निगेटिव पोटेंशियल की जहां पर करंट कंप्लीटली स्टॉप हो रहा है, उसे मैं V नॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। किससे, V नॉट, एंड दिस V नॉट इज कॉल्ड एज अवर स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को V नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। आई होप ये ग्राफ आपको समझ में आ रहा है। क्या हुआ था, इंटेंसिटी को फिक्स कर लिया, फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर प्लेट की तरफ जा रहे हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर प्लेट की तरफ नहीं जा रहे हैं, करंट की वैल्यू बहुत कम है स्टार्टिंग में। फिर हमने क्या किया है, पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किया है टुवर्ड्स कलेक्टर प्लेट, सो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कलेक्टर प्लेट एंड दस करंट का वैल्यू गोज ऑन इंक्रीजिंग। कब तक इंक्रीज होगा, जब तक टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीच नहीं करेंगे टुवर्ड्स कलेक्टर प्लेट। सो इफ इंटेंसिटी इज फिक्स तो लार्ज नंबर जितने भी हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन के वो कलेक्टर प्लेट तक आ गए हैं। फिर उसके बाद आप चाहे जितना पोटेंशियल इंक्रीज करो देयर इज नो यूज ऑफ इट एंड दस करंट रीचेस अ सैचुरेशन लेवल। इसके अपोजिट अगर मैं कलेक्टर प्लेट पर निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करता हूं, इमिटर प्लेट पर पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करता हूं, सो इन दैट केस जो इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट की तरफ जाने वाले थे अब वो नहीं जाएंगे। जैसे जैसे कलेक्टर प्लेट पर मैं निगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ाते जाऊंगा धीरे धीरे सारे इलेक्ट्रॉन्स कम होते हुए, मतलब जो कलेक्टर प्लेट की तरफ जा रहे थे वो कम होते रहेंगे एंड देयर विल बी अ वन पॉइंट for that particular value of negative potential no photoelectricity is seen in the circuit and thus we say that potential, that minimum value of potential, that minimum value of
रिटार्डिंग पोटेंशियल वेयर करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टॉप्स, दिस इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसके बाद में अगर आप पोटेंशियल बढ़ाते भी जाओगे तो देर इज नो फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। सो मिनिमम मेरे को 4 वोल्ट मैंने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर लिया था, तो मिनिमम 4 वोल्ट चाहिए था, इसलिए मैं बोलता हूँ मिनिमम वैल्यू ऑफ negative potential that stops the current, this is my stopping potential and this is the nature of graph। ओके चलो, यहां पर हमने देखा था इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा है और फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब हम सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या करेंगे, कीपिंग फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड, मतलब जो न्यू है, न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, बट देयर इज अ वेरिएशन इन इंटेंसिटी। अब क्या होगा देखते हैं। तो दिस इज अवर इमीटर प्लेट, this is my emitter plate, let's say this is कलेक्टर प्लेट। अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग, कीपिंग फ्रीक्वेंसी फिक्स, तो जो भी लाइट रेडिएशन इंसिडेंट होगा इसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स करेंगे, और कैसे करेंगे, सो दैट दैट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फिक्स कर दिए फ्रीक्वेंसी, बट वेरिएशन इन इंटेंसिटी वुड टेक प्लेस, मतलब सबसे पहले मैं मान लीजिए 100 फोटॉन्स भेजूंगा, ठीक है, फॉर द सेड फ्रीक्वेंसी, देन उसी फ्रीक्वेंसी के 200 फोटॉन्स भेजूंगा, फिर मान लेते हैं 300 फोटॉन्स। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूं ताकि हमें समझ में आए कि हो क्या रहा है। तो इंटेंसिटी इंक्रीज होते जा रही है। चलो, दिस इज लेट्स से सर्किट, ये मेरा सर्किट है। यहां पर अब पहली केस आई एम इंसिडेंटिंग 100 फोटॉन्स, तो एक परफेक्ट इंटेंसिटी होगी। तो दिस इज फर्स्ट इंटेंसिटी। इसके लिए हमने क्या किया है, यहां से लाइट को इंसिडेंट करवाए इमीटर प्लेट पे, तो इमीटर प्लेट से कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, 100 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, चलेगा। और यहां पर हम जो कलेक्टर प्लेट है उस पर पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे। सो कलेक्टर प्लेट पर पॉजिटिव पोटेंशियल और इमीटर प्लेट पर नेगेटिव, तो इसे ही कहते हैं एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। सो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के लिए जैसे जैसे एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ते जाएगा, करंट की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ेगी, बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड रीच टू द कलेक्टर प्लेट। तो अगर ग्राफ की बात करें, मैं यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो लेट्स से फर्स्ट इंटेंसिटी के लिए ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो आपका पोटेंशियल होता है उसे एक्स एक्सिस पर रखेंगे, और जो करंट है आई उसे मैं वाई एक्सिस पर रख रहा हूँ, ठीक है। तो जब जब सर्किट में पोटेंशियल नहीं भी है, मतलब बैटरी मैंने नहीं भी अटैच की है, स्टिल देयर वुड बी some current in the circuit because few number of electron that will reach to the collector plate. As soon as I am increasing the पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल या एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल जैसे जैसे बढ़ाते जाऊंगा, करंट की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। द वैल्यू ऑफ करंट वुड ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग। और फॉर 100 प्रोटॉन्स मान लीजिए एक सर्टन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल पर, एक सर्टन वैल्यू ऑफ ये जो मेरा पोटेंशियल है इस पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, दे विल रीच टू द कलेक्टर प्लेट। इन दैट केस फिर जो वैल्यू है करंट की वो है सैचुरेटेड वैल्यू, उसके बाद करंट नहीं बढ़ेगी। तो हम कहेंगे फॉर अ 100 फोटॉन्स की इंटेंसिटी 1, तो इंटेंसिटी 1 के लिए ये होगा मेरा करंट का ग्राफ, ठीक है। और उसके लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज वी नॉट, दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज वी नॉट। अब मैं क्या कर रहा हूं, इंटेंसिटी को बढ़ा रहा हूं। अब इंटेंसिटी को हम कितना करवाएंगे, 200 फोटॉन्स। फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है क्या, नहीं हुई है। फ्रीक्वेंसी अगर चेंज नहीं हुई है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा क्या, नहीं होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी सेम है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम है। लेकिन क्या चेंज होगा, क्योंकि 200 फोटॉन्स अब आ रहे हैं 100 की जगह, तो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे कि नहीं, यस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैज इंक्रीज। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज इंक्रीज मतलब करंट की वैल्यू बढ़ेगी, बिकॉज करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिकली करंट की वैल्यू बढ़ेगी। तो यहां पर आप देखोगे कि धीरे धीरे अब करंट की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो करंट की वैल्यू कुछ ऐसे बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, एंड आफ्टर अ सर्टन इंस्टेंस ऑफ टाइम ये जो करंट है ये फिर से कहां पर आ जाएगा, सैचुरेशन लेवल पर आएगा। लेकिन एक चीज याद रखना कि इसके लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो चेंज नहीं होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो सेम है, बिकॉज ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। नाउ अब हम क्या करेंगे, फिर 300 फोटॉन्स को
इंसिडेंट करवाएंगे, मतलब करंट की वैल्यू बड़ी है तो सॉरी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बड़ी है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली हमारे करंट की वैल्यू भी बढ़ेगी एंड देन देयर विल बी अ सैचुरेशन स्टेट ऑफ करंट, देयर विल बी अ सैचुरेशन स्टेट ऑफ करंट। तो इंटेंसिटी 1 के लिए देखो तो करंट कम है बिकॉज देयर इज लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इंटेंसिटी 2 के लिए करंट की वैल्यू बड़ी है और इंटेंसिटी 3 के लिए भी करंट की वैल्यू बड़ी है। एंड as the frequency is same, frequency is greater than threshold frequency but which is same for all the incident photons, the stopping potential would remains the same। चलेगा। चलो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन को देखते हैं। अब नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन में क्या बोला है, इफेक्ट ऑफ वेरिएशन इन फ्रीक्वेंसी कीपिंग इंटेंसिटी कांस्टेंट, मतलब लाइट के इंटेंसिटी को हम चेंज नहीं करेंगे। तो फिर से मैं यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं, दिस इज इमीटर प्लेट, दिस इज कलेक्टर प्लेट। सो इमीटर एंड कलेक्टर, हम इंटेंसिटी फिक्स कर लेंगे। तो मान लीजिए इंटेंसिटी जस्ट फॉर एग्जांपल 100 फोटॉन से, चलेगा। यहां पर वेरिएशन इन फ्रीक्वेंसी हमें बताना है। तो वेरिएशन इन फ्रीक्वेंसी मतलब एक बार मान लीजिए फ्रीक्वेंसी इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो क्या करंट होगा? नहीं होगा, क्योंकि वर्क फंक्शन ही मीट नहीं होगा। अच्छा, सेकंड, अगर मैं फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ले रहा हूं और जो पहली फ्रीक्वेंसी है उसको लिख रहा हूं न्यू वन, सो न्यू वन इज माई फर्स्ट फ्रीक्वेंसी विच इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, चलेगा। अब देखिए क्या होगा, अगर अगर 100 ही फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं, अगर 100 फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं तो ऑब्वियसली 100 इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो गए, यहां से इमिट हो जाएंगे। तो मान लीजिए यहां से 100 इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं। ग्राफ अगर मैं निकालता हूं, इस तरीके का एक ग्राफ बनेगा जिस पर एक्स एक्सिस पर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल सॉरी एक्स एक्सिस पर हम पोटेंशियल ले रहे हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सिस, निगेटिव टुवर्ड्स निगेटिव एक्सिस, और वाई एक्सिस पर मैं करंट ले रहा हूं। ठीक है। अब देखो क्या होगा, जैसे ही करंट जैसे ही फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे, सर्टन नंबर ऑफ करंट विल बी देयर इन द सर्किट। ठीक है, यहां पर सर्टन नंबर ऑफ करंट होगा और धीरे धीरे जैसे जैसे ये स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ते जाएगा तो करंट की वैल्यू भी बढ़ेगी। एक हद तक करंट की वैल्यू बढ़ेगी और जब एक समय आएगा जब जो हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल है वो कितना भी बढ़ने दो, स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, व्हेन देयर इज नो पोटेंशियल स्टिल देयर वाज सम करंट, देन जैसे जैसे क्या होगा जो आपका पॉजिटिव पोटेंशियल है, मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलता हूँ बीच बीच में, बट आप समझ लीजिए कि मैं पॉजिटिव पोटेंशियल की यहाँ बात कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे ये पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ते जाएगा, मतलब कलेक्टर प्लेट को हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर चुके हैं, तो जैसे जैसे पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ते जाएगा, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड गो टुवर्ड्स कलेक्टर प्लेट एंड दस करंट का जो वैल्यू है वो बढ़ेगा। बट एक समय ऐसा आएगा फॉर सर्टन वैल्यू ऑफ पॉजिटिव पोटेंशियल व्हेन करंट विल रीच सैचुरेशन स्टेट, और उसके बाद में आप चाहे जितना पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाइए करंट नहीं बढ़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर फिक्स्ड। ओके, अब ये हुआ फर्स्ट केस। इसके लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो सकता है, मतलब मैं कलेक्टर प्लेट को अगर निगेटिव करूं और इमिटर प्लेट को पॉजिटिव करूं तो एक सर्टन वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल मुझे मिलेगी, उसे मैं कह रहा हूं V01। ये V01 जो है ये फिक्स है किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए। कौन सी फ्रीक्वेंसी? न्यू वन के लिए। ठीक है, चलो अब मैं क्या करता हूं, अब मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता हूं। अब आई एम यूजिंग न्यू टू विच इज ग्रेटर देन न्यू वन, विच इज ग्रेटर देन न्यू नॉट। तो न्यू नॉट से न्यू वन बढ़ा था, अब न्यू वन से न्यू टू बढ़ा है। नंबर ऑफ फोटॉन्स को चेंज किया है कि हमने? नहीं, हमारे पास 100 ही फोटॉन्स है। 100 फोटॉन्स मतलब 100 इलेक्ट्रॉन्स है। चलिए, तो स्टार्टिंग में तो कुछ ना कुछ करंट होगा ही सर्किट में, ऐसा तो नहीं है कि करंट नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे विल बी रीचिंग टुवर्ड्स कलेक्टर प्लेट, बट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट चेंज। जितना 100 अगर इंटेंसिटी है तो 100 ही इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे मैं पोटेंशियल बढ़ाते जाऊंगा, पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाऊंगा, यहाँ पर जैसे जैसे ये पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ते जाएगा, करंट का जो वैल्यू है वो ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। करंट का वैल्यू स्टार्टिंग में कुछ बढ़ेगा लेकिन अगेन इट विल रीच टू अ सैचुरेशन स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर करंट जो है वो सैचुरेशन स्टेट तक आया एंड देन उतना ही रहा जितना पहले केस में था। मान लीजिए पहले केस में 2 एम्पियर करंट है तो सेकंड केस में भी 2 एम्पियर, या 2 मिली एम्पियर है तो 2 मिली एम्पियर। ठीक है, तो करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। लेकिन अब बदलेगा क्या,
जब मैं निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करूंगा ना, तो निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते समय पहले अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट वन था, तो अब नेक्स्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वी नॉट टू, वी नॉट टू। और ये वी नॉट टू होगा ना, दैट वुड बी ग्रेटर देन वी नॉट वन। ऐसे क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी बड़ी है, फ्रीक्वेंसी बड़ी है, तो ऑटोमेटिकली जो काइनेटिक एनर्जी होगी किसी भी इलेक्ट्रॉन की, वो भी बड़ी होगी। समझते हैं कैसे हुआ ये? देखो, ये है मेरी इमिटर प्लेट, इसके अंदर ये थे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर आने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, इसे हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। अब वर्क फंक्शन की वैल्यू तो फिक्स्ड है किसी पर्टिकुलर मेटल की प्लेट के लिए, ये हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। अब मान लीजिए पहला जो इलेक्ट्रॉन आया, पहले इलेक्ट्रॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है। कितनी? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसमें से अगर वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, वर्क फंक्शन अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। पहली काइनेटिक एनर्जी इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के काइनेटिक एनर्जी को अपोज करने के लिए जो मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाया है, वो हो सकता है 2 वोल्ट का लगाया है। ठीक है, समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं। तो 2 वोल्ट का हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाया था, तो ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन की, विच वाज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको अपोज कर दिया है कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल ने। चलेगा। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं फोटोन इंसिडेंट करवा रहा हूं विथ ग्रेटर फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, अब ये जो फोटॉन्स है, इसकी जो एनर्जी है वो मान लेते हैं 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितनी है? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसमिट होगी, वो कितनी होगी? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, जिससे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो वर्क फंक्शन में जा रहा है। तो बचा जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन अब सरफेस पर आया है, उसके पास कितनी एनर्जी होगी? तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन सरफेस पर आएगा उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी अब रहेगी। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन के लिए, और बाकी 4 जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब पहले के केस में हम कितना निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर रहे थे? 2 वोल्ट का, जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल बना था। अब क्या ये 2 वोल्ट का स्टॉपिंग पोटेंशियल सफिशियंट है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा भैया? स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में बढ़ा रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, बढ़ा रहा हूं। मान लीजिए वो हो गया 4 वोल्ट, और मैं देख पा रहा हूं कि 4 वोल्ट पे जिस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, अब वो कलेक्टर प्लेट तक नहीं पहुंच पा रहा है और करंट स्टॉप हो गया है। इसका मतलब है इफ फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड, स्टॉपिंग पोटेंशियल को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कम है। फिर मैं थर्ड केस लेता हूं, वेयर न्यू थ्री इज ग्रेटर देन न्यू टू। मतलब फोटोन की जो, यहां ब्लू कलर का निकाल रहा हूं, मान लीजिए ब्लू कलर का फोटोन है, तो इसकी जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, इट इज लेट से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी है? 10। 10 में से ये काइनेटिक एनर्जी 10 है, तो फोटोन की तब सॉरी 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 तो इस ब्लू कलर के फोटोन की अगर एनर्जी है मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इस 10 में से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कौन लेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा, टू ओवरकम द वर्क फंक्शन। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी बचेगी इलेक्ट्रॉन के पास? 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। अब इस 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास है, उसे रोकने के लिए निगेटिव पोटेंशियल भी बढ़ाना पड़ेगा। तो उस केस में मान लीजिए मैं निगेटिव पोटेंशियल कर देता हूं 8 वोल्ट का। तो 8 वोल्ट पे मैं देखूंगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो कलेक्टर प्लेट तक नहीं पहुंचा है। इस केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल नाउ इज इंक्रीज। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो रिलेशन होता है वो फ्रीक्वेंसी के साथ होता है, इंटेंसिटी से उसको कोई लेना देना नहीं है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, एंड टू अपोज दैट काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल हैज टू बी इंक्रीज। तो अगर ग्राफ की बात करें, तो यहां पर हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं फिर से। ठीक है, इस तरीके से मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। तो पहले केस में देखा है, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट वन है, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट, दिस इज वी नॉट वन फॉर फ्रीक्वेंसी न्यू वन। ठीक है, फिर फ्रीक्वेंसी में बढ़ा रहा हूं, तो ऑब्वियसली करंट तो नहीं बढ़ेगा क्योंकि इंटेंसिटी फिक्स है। तो अब यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ चुकी है। ठीक है, तो दिस इज न्यू नॉट टू। फिर अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ये था मेरा न्यू टू, फिर अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल फिर से बढ़ेगा, एंड देन वी नॉट थ्री, दिस वी नॉट थ्री इज फॉर न्यू थ्री।
तो हम कहेंगे nu3 इज ग्रेटर देन nu2 इज ग्रेटर देन nu1, ग्रेटर देन nu1, बट इंटेंसिटी ऑफ करंट मतलब सॉरी द इंटेंसिटी ऑफ फोटोन इज सेम, देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट जो है वो सेम रहेगा फॉर द गिवन इंटेंसिटी. नाउ द नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन इज इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू फोटोसेंसिटिव मटेरियल. मतलब अलग अलग मटेरियल के लिए फ्रीक्वेंसी का उसके स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ क्या रिलेशन है उसे समझेंगे. सबसे पहले मैं तीन तरीके के अलग अलग मटेरियल ले लेता हूँ. जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये है मेटल ए, दिस इज माय मेटल ए, लेट्स से दिस इज मेटल बी. दिस इज मेटल बी एंड लेट्स से दिस इज मेटल सी. ठीक है. अब हर मटेरियल का जो वर्क फंक्शन होता है, मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू जस्ट कम आउट ऑफ द सरफेस, वो क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है. तो पहला जो इलेक्ट्रॉन है, इसे मैं ई सफिक्स ए लिखता हूँ, मतलब इलेक्ट्रॉन इमिटिंग आउट ऑफ मेटल सरफेस ए. सो इसके लिए जो वर्क फंक्शन की वैल्यू हो सकती है फाई नॉट, वो जस्ट फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. फिर दूसरा कोई एक मटेरियल है उसके बी, तो उसके लिए जो वर्क फंक्शन की वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और थर्ड जो मेटल है सी, उसके लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू जस्ट अज्यूम कर लेते हैं 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब यहां पर अगर कोई फोटोन इंसिडेंट होगा, ठीक है, तो हम सेम फोटोन कंसिडर कर रहे हैं, तो उसकी सर्टन एनर्जी लेवल होगी. जस्ट फॉर एग्जांपल फोटोन की एनर्जी लेवल है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है. अब जब ये इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर सरफेस पर इंसिडेंट होगा, तो क्या होगा, जैसे ही ये इंसिडेंट होगा तो दिस फोटोन विल ट्रांसफर इट्स एनर्जी टू electron of first surface, that is surface A. Now this electron will come at the surface by spending its energy in the form of work function. So work function को ओवरकम करने के लिए उसने एनर्जी खर्च कर ली. कितनी खर्च कर ली, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो अब बची कितनी इलेक्ट्रॉन के पास, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, सो इट विल मूव फर्दर विद द काइनेटिक एनर्जी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सेकंड पर आते हैं. सेकंड से जब इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, दैट वुड बी इक्वल टू, और द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 8 माइनस 3 दैट इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और वैसे ही थर्ड से जब इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो उसकी एनर्जी रहेगी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो काइनेटिक एनर्जी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यहां पर हमें एक चीज समझनी है. So the same photon which has energy equal to 8 electron volt was incident upon the surface, but the kinetic energy of electron which is just coming out of the surface is different for different metal surfaces. तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि this has happened because of difference in work function. Now work function में difference क्यों हुआ है? Because we know work function is given by h into nu naught. What is h? H is Planck's constant, nu naught is minimum frequency that is required by the electron, so required by the photon, so that अगर वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलती है तो इलेक्ट्रॉन कैन जस्ट कम आउट ऑफ द सरफेस. तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, इतनी तो चाहिए ही चाहिए फोटोन के पास ताकि वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर करे. तो अगर वर्क फंक्शन कम है तो मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम होगी. वर्क फंक्शन बढ़ रहा है तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी बढ़ रही होगी. सो आई कैन राइट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर ए इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर बी एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर बी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर सी. अब होगा क्या, जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए वुड बी ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी एंड दैट वुड बी ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी. ठीक है, इतना समझ में आ रहा है. तो इसका मतलब होगा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई होने वाला है तीनों केस में, तो मेटल ए के केस में चूंकि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, सो आई एम राइटिंग हियर द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर मटेरियल ए would be greater than stopping potential for material B and that would be greater than stopping potential of material C. So stopping potential का रिलेशन काइनेटिक एनर्जी के साथ होता है और किसी पर्टिकुलर सरफेस पर कितनी काइनेटिक एनर्जी रहेगी इलेक्ट्रॉन की डिपेंड करता है कि उसका वर्क फंक्शन कितना था. सो अगर वर्क फंक्शन कम है तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी फॉर द सेम फोटोन आई एम टॉकिंग अबाउट. अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूं, सो ग्राफ किसका ड्रॉ करेंगे हम,
we will be drawing graph between frequency nu and stopping potential. stopping potential ठीक है। तो अगर मैं मेटल ए की बात करूं तो ए मेटल के लिए मान लीजिए स्टॉपिंग पोटेंशियल है न्यू नॉट वन, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज न्यू नॉट वन। सो इनिशियली जो तो अगर मैं पहले ग्राफ ड्रॉ करूं फॉर मेटल ए, तो मेटल ए में जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी जो वर्क फंक्शन से रिलेटेड थी उसको मैं लिख रहा हूं न्यू नॉट वन। एंड फॉर दैट न्यू नॉट वन इनिशियली स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है। इनिशियली क्यों जीरो है? क्योंकि भैया स्टॉपिंग पोटेंशियल रहे या ना रहे, सर्किट में करंट कुछ ना कुछ तो रहेगा ऑन अकाउंट ऑफ फ्यू इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग द कलेक्टर प्लेट। फिर जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी मेटल के लिए, मान लीजिए इधर जैसे जैसे यहाँ पर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहा हूँ, तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी एनर्जी बढ़ेगी, फोटोन की एनर्जी बढ़ रही है फोटोन की, तो ऑब्वियसली मटेरियल ए के लिए जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा? उसे रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा। यहां से समझते हैं मटेरियल ए में शुरुआत में फोटोन की एनर्जी कितनी रखी है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तब काइनेटिक एनर्जी कितनी है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर 8 से मैं 10 कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 6 से फिर 8 हो जाएगी। 8 से अगर मैं 12 कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी फिर 6 से बढ़कर 10 हो जाएगी। तो जैसे जैसे फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो आपको अगर फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप करना है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ाना पड़ेगा। एंड इन दैट केस द ग्राफ वुड बी लाइक दिस। ठीक है, लीनियर वेरिएशन होगा ग्राफ में। सो दिस इज फॉर माई मेटल ए की मैं बात कर रहा हूं, और उसका जो एक्सट्रापोलेशन होगा दैट एक्सट्रापोलेशन विल बी लाइक दिस, और यहां पर वैल्यू होती है माइनस ऑफ फाई नॉट दैट इज वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय ई। ये कैसे आता है इसके बाद वाले लेक्चर में हम समझने वाले हैं। फिर मैं सेकंड मेटल के लिए ले रहा हूं, तो मान लीजिए सेकंड मेटल की जो वर्क फंक्शन ज़्यादा है, तो वर्क फंक्शन ज़्यादा है मतलब उसका जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है वो भी ज़्यादा है। एंड फॉर दैट मैटर जो ग्राफ रहेगा उसका दैट ग्राफ वुड बी लाइक दिस, उसका एक्सट्रापोलेशन ऐसे दिखेगा। ठीक है, सो दिस इज दिस पार्ट। तो यहाँ पर भी होगा माइनस फाई नॉट अपॉन ई, माइनस ऑफ फाई नॉट अपॉन ई। लेकिन ये सेकंड केस के लिए, दिस वॉज फॉर मेटल ए, दिस वॉज फॉर मेटल बी। और उसी तरीके से हम मेटल सी के लिए भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पर तीनों ग्राफ आप नोटिस कीजिए। ठीक है, तीनों ग्राफ अगर हम नोटिस करते हैं तो एक चीज आपको समान दिखेगी, क्या? तीनों का स्लोप सेम है, तीनों का स्लोप सेम है। ऐसे क्यों होता है इसे हम आगे जाके समझने वाले हैं जब हम क्या पढ़ेंगे, आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, वहां पे ये चीजें क्लियर हो जाएगी। सो आई होप कि जितनी भी ऑब्जर्वेशन थे रिगार्डिंग हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट उसे हमने अच्छे से कवर कर लिया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम वर्क फंक्शन आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की बात करेंगे और उसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे।